गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है क्लास 9th के लिए। अच्छा, क्लास 9th में मैंने आप लोगों को स्पीड की डेफिनेशन समझा दी थी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन की डेफिनेशन, ये सब मैंने आप लोगों को समझा दिया था। अब नेक्स्ट आता है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी हम लोगों ने समझ लिया था। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वेलोसिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी वेलोसिटी। देखिए समझिए, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों माइनस से डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें स्पीड की तो हमने वहाँ पढ़ा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ टू कवर द डिस्टेंस। डिस्टेंस को कवर करने का जो रेट होगा उसी रेट को हम लोगों ने क्या बोला था, वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी स्पीड में लेकिन सिर्फ क्या था, ओनली मैग्नीट्यूड। अगर हम उसी स्पीड में डायरेक्शन को इंक्लूड करा दें तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेलोसिटी। तो अगर हम वेलोसिटी की डेफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। क्या बोला गया है कि द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है उसी डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे द डिस्प्लेसमेंट covered by object in per unit time, it is denoted by small v or small u, and its unit of measurement is मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया क्या कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जिस टाइप से हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है लेकिन कभी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो सेम कंडीशन हम बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक। डेफिनेशन क्या है, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम is known as velocity. It is denoted by small v or small u and its unit of measurement is meter per second. नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी एक्सेलरेशन। चलिए समझते हैं एक्सेलरेशन की। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। कहने का मीनिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट होगा, कहने का मीनिंग कि टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी किस टाइप से चेंज हो रही है, वेलोसिटी किस टाइप से टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी हो रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कितने टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बात करें तो क्या आएगी डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज acceleration. It is denoted by
स्मॉल ए एंड its unit of measurement is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। मैंने आप लोगों को समझाया था लास्ट लेक्चर में कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जिस पॉइंट पर मोशन फिनिश होती है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो जिस पॉइंट पर मोशन स्टार्ट हुई है उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और जिस पॉइंट पर मोशन फिनिश होगी उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो अगर हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला राइट डाउन करें, क्या आएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट कराते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट कराते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा u से रिप्रेजेंट कराते हैं एंड टाइम को t से। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में इसका फॉर्मूला आ जाएगा a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। फिर से इसका डेफिनेशन एक बार देख लो। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल a and its unit of measurement is meter per second square। and acceleration का फॉर्मूला क्या आएगा हमारा? acceleration is equals to final velocity minus initial velocity upon time। acceleration को हम a से रिप्रेजेंट कराते हैं। final velocity is denoted by v and initial velocity is denoted by u, time is t। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा a equals to v minus u upon t। अब यहाँ पर कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको आप ध्यान रखिए। जैसे हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या आया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, अगर इन केस फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर देन है तब तो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इन केस सपोज हमें ये बोला जाए कि an object is moving with a velocity of 20 km/h, then brake is applied on the object and after 20 seconds object comes into the rest। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है वो 20 km/h की स्पीड से जा रहा है। अब यहाँ पर मोशन कहाँ से स्टार्ट बताई जा रही है हमें? 20 km/h से, और बाद में क्या हो जा रहा है? वो रुक जा रहा है। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी तो क्या होगी? 0। तो यहाँ पर मेरे कहने का मीनिंग क्या है कि अगर इनकेस ऐसा हो जाए कि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी से लेस देन हो जाए, तो अब ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू हाई है, अब ये सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो जब ये लो वैल्यू हाई वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट होगी तो उस कंडीशन में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो किस में आएगा? नेगेटिव में। तो जब कभी भी एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाए तो फिर हम उसको एक्सेलरेशन ना बोल के उसका नया नाम आ जाता है रिटार्डेशन। ध्यान रखना कि अगर कभी भी एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाए, नेगेटिव में कब आएगा? जब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो? लेस देन हो एज कंपेयर टू द इनिशियल वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन बिकम्स नेगेटिव एंड सच कंडीशन एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट कराते हैं? क्या बोलते हैं उसको? फिर रिटार्डेशन। फॉर्मूला समझ में आ गया?
क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, शॉर्ट फॉर्म में A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए, अभी तक आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए होंगे, लेकिन अब आप 9th क्लास में आ गए हैं, तो उस कंडीशन में अब आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने पड़ेंगे। इस चैप्टर में जो मेजर फॉर्मूले हैं वो मेजर 3 फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना, ठीक। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो मोशन में कौन कौन से फैक्टर होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, जहाँ से उसने मोशन स्टार्ट की। सेकंड होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी। थर्ड होता है हमारा उसने जो टाइम टेकन लिया है मोशन में, ठीक। नेक्स्ट होता है हमारा एक्सेलरेशन। फिर होता है हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे मेजर पॉइंट होते हैं। हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कराते हैं, u से, फाइनल वेलोसिटी को v से, टाइम को t से, एक्सेलरेशन को a से, डिस्प्लेसमेंट को s से, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इन सब में आपस में एक रिलेशन होता है, ठीक। इनकी रिलेशन की जो इक्वेशन होती है, उन्हीं इक्वेशन को बोला गया है इक्वेशंस ऑफ मोशन। समझ, फिर से समझो क्या बोला गया है कि मोशन में जो फैक्टर होते हैं, ठीक, फैक्टर कौन कौन से होते हैं। हमारी एक तो होगी इनिशियल वेलोसिटी, नेक्स्ट होगी हमारी फाइनल वेलोसिटी, फिर हो गया हमारा टाइम टेकन, फिर एक्सेलरेशन, कितना उसने एक्सेलरेशन अचीव किया है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, उसने कितनी डिस्टेंस या फिर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। इतना हम लोगों के ये मेजर फैक्टर होते हैं। तो इन सब में आपस में जो इक्वेशन रिलेशन प्रोवाइड कराती है, उन्हीं इक्वेशंस को बोला गया है इक्वेशन ऑफ मोशन। और वो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल्स टू u प्लस at। सेकंड होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ a इंटू टी का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन्हीं इक्वेशन को बोला गया है इक्वेशन ऑफ मोशन। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें जिस टाइप से न्यूमेरिकल में वैल्यू गिवन होंगी, उसी के अकॉर्डिंग जो सूटेबल इक्वेशन होगी, हम उस इक्वेशन को, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इतना समझ में आया। अब ये इक्वेशन आई कहाँ से है, तो हम उनका डेरिवेशन करेंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले डेरिवेशन करेंगे चलिए, हम डेरिवेशन बाद में करेंगे, उसके पहले हम दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट मोशन आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलिए, इसके नाम में ही आ रहा है सर्कुलर, ठीक है। तो हम कब बोलेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर से समझिए क्या बोला गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कहने का मीनिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा हो, तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे,
if an object is moving on a circular path, then the motion of object is known as uniform circular motion। क्या बोला गया है कि अगर ऑब्जेक्ट किस पर मूव करे, एक सर्कुलर पाथ पर मूव करे, तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, अब यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर जिस वेलोसिटी तो होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि उस कंडीशन में खुद सोचिए कि एक सर्कुलर पाथ में जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उस कंडीशन में जहाँ से चलेगा वहीं पर आएगा। ठीक, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, तो वेलोसिटी भी जीरो। लेकिन इसमें क्या होगी, स्पीड होगी। तो हमने सपोज कर लिया कि ऑब्जेक्ट जिस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है उस सर्कुलर पाथ की रेडियस है स्मॉल आर। ठीक, अब हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला होता है। और आप 8th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे तो देखो वो डिस्टेंस में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, लेकिन डिस्टेंस किसकी इक्वल होगी, इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल। यही क्या है, सरकमफेरेंस है, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, सरकमफेरेंस के इक्वल होगी। और हमें पता है कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। यहाँ से हमारा आ जाएगा फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू 2πr अपॉन टाइम t। ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला, किसके लिए, ये फॉर्मूला आ गया हमारा फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हमारे ग्राफ से रिलेटेड। देखिए अभी तक हमने जो मोशन पढ़ी है, इस मोशन में हम लोगों ने नॉर्मली क्या किया है, अभी सिर्फ या तो थ्योरी पढ़ी है या फिर हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उस मोशन को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने ग्राफ पढ़े होंगे लास्ट क्लासेस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो मोशन है उस मोशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि किस टाइप से हम मोशन को रिप्रेजेंट कराएंगे। तो इसमें जो पहला ग्राफ का टाइप आता है होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, देखिए ग्राफ में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 2 एक्सेस होती हैं, एक होती है x, एक होती है y। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो हम यहाँ पर एक साइड में क्या सपोज कर लेंगे, पोजीशन हमने सपोज कर लिया x और टाइम t। मतलब इस एक्सेस पर हमारा टाइम होगा और इस एक्सेस पर हमारी क्या होगी, पोजीशन। पोजीशन मीन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसका स्टेटमेंट होता है कि इसका जो स्लोप होगा, स्लोप अभी तक आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, आपके लिए पहली बार ये नाम आ रहा होगा। इसका जो स्लोप होता है वो स्लोप मतलब क्या, झुकाव। ठीक, जैसे सपोज मैंने बोला ये मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो इसका ये जो झुकाव है, ये जो एंगल है, ठीक है, इसी झुकाव को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप हमें किसकी वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, वेलोसिटी की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ will provide the value of velocity। किसको प्रोवाइड कराएगा, इसका जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी की वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा। स्लोप कैसे निकालेंगे,
तो स्लोप निकालने का तरीका होता है यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक। देन हम सपोज कर लेंगे एंगल थीटा है, तो आप टेन थीटा अप्लाई करो, यही टेन थीटा क्या है, स्लोप है। अच्छा, अभी अगर आप लोग ने सुना है ये साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा, इसको मैं बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इनका फॉर्मूला लिख देता हूँ। आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा, ट्रायंगल में इसका जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। ये हमारा बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ठीक। सिमिलरली कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो हम क्या कराएंगे, यहाँ टेन थीटा अप्लाई कराएंगे, ठीक। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये लेंथ जितनी होगी उसको पुट करा देंगे अपॉन बेस, ये लेंथ जितनी होगी उसको पुट करा देंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, स्लोप निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ग्राफ आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकेंड टाइप का ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा था, वैसे हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप में क्या प्रोवाइड करता था, वेलोसिटी को, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होगा वो हमें प्रोवाइड कराएगा एक्सेलरेशन को, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया होगा वो एरिया हमें प्रोवाइड कराएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। उसे समझने की कोशिश करिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप हमें किसको प्रोवाइड कराएगा, वो स्लोप हमें प्रोवाइड कराएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू को, और इसके अंडर जो एरिया होगा, अभी मैं समझाऊंगा किस तरीके से निकालते हैं, इसके अंदर जो एरिया होगा, ठीक है, वो हमें प्रोवाइड कराएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। चलिए हम समझते हैं, तो मैं लिख देता हूं यहां पर द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ will provide value of distance or displacement and the slope will provide वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या बोला गया है कि इसके अंदर जो एरिया होगा वो हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा, ठीक, और जो स्लोप होगा वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा। अब हम देखते हैं किस तरीके से हम ये वैल्यूज को निकालते हैं, फाइंड करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। सपोज करिए हम लोगों ने, सपोज ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस है, या हमारा टाइम एक्सिस है, ठीक है। हमारा ये ग्राफ गिवन है, ठीक, इस टाइप से हमारा मोशन का ग्राफ गिवन है। यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन दी गई है, यहाँ पर वेलोसिटी 10 है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर वेलोसिटी 20 है, मतलब ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। हमें यहाँ पर टाइम गिवन है, यहाँ पर टाइम 2 है, यहाँ पर टाइम 4 है, यहाँ पर 6, 8, यहाँ पर टाइम 10, 12, 14 एंड 16,
ये हमें यहाँ पर टाइम गिवन है, ठीक है। ये टाइम किसमें है हमारा, सेकंड में गिवन है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि सबसे पहले हमें पता है क्या बोला गया है कि इसके अंडर में जो एरिया होगा वो एरिया हमें किसकी वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को, ठीक। अब निकालते कैसे, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जब हम कौन से एरिया, ये वाले एरिया, ये एरिया पूरा और ये वाले एरिया, यही वैल्यू हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा। अब यहाँ पर जब हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालें तो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना, जब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो जो एरिया हमारा टाइम एक्सिस के ऊपर, ये हमारी टाइम एक्सिस हो गई, जो एरिया हमारा टाइम एक्सिस के ऊपर है उसको तो क्या लेना है, पॉजिटिव। कौन से केस में, डिस्प्लेसमेंट के केस में, समझिए ना। और जो एरिया हमारा टाइम एक्सिस के नीचे है उसको हम लेंगे निगेटिव। फिर से सुन लो कैसे करेंगे हम, जब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो जो एरिया हमारा टाइम एक्सिस के ऊपर है उसको तो हम लेंगे पॉजिटिव, और जो एरिया हमारा टाइम एक्सिस के नीचे उसको हम क्या लेंगे, निगेटिव, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा पार्ट बाय पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक। यह हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, हमने इनको नाम दे दिया। अब मैंने क्या बताया कि हमें क्या निकालना है, एरिया डिस्प्लेसमेंट के केस में। लेकिन क्या बोला मैंने कि जो एरिया हमारा टाइम एक्सिस के ऊपर है उसको तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जो एरिया हमारा टाइम एक्सिस के नीचे है उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो सबसे पहले देखो जरा क्या जाएगा हमारा, हमें एरिया फाइंड करना है तो हम इसको पूरा नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें शायद इसका पूरी का फॉर्मूला नहीं पता, तो हम इसको पार्ट बाई पार्ट में फाइंड करेंगे। तो ये क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इतना आ गया, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, अब हम लोग, हमारा एरिया कहाँ आ गया, टाइम एक्सिस के ऊपर, तो टाइम एक्सिस के नीचे। तो मैंने क्या बोला कि जब हम टाइम एक्सिस के नीचे का एरिया फाइंड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के केस में हम उसे क्या लेंगे, नेगेटिव। तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी एच, फिर से माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जी एच आई, इतना आ गया। अब इनके जो फॉर्मूले हैं वो हम पुट करा देंगे। तो हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आ गया हमारा 1/2। बेस कितना है, यहाँ से देखो 0 से स्टार्ट हुआ 4 तक गया तो ये 4। एक हाइट कितनी है, ये हमारी हाइट है, तो कितनी हो गई हाइट, 20 प्लस, अब ये रेक्टेंगल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस कितना है हमारा, ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगल हमारा 4 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक गया तो कितना है ये 6, ये आ गया हमारा 6 इंटू हाइट फिर से कितनी है 20, ठीक। फिर प्लस ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, फिर से वही फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 2, ठीक है, और हाइट कितनी है 20। अब ये हमारा माइनस वाला चालू हो गया, तो यहाँ पर फिर से एक ट्रायंगल है एफ जी एच, तो माइनस 1/2, बेस कितना है, इसका भी 2 है, तो 12 से स्टार्ट हो रहा है 14 तक जा रहा है, और हाइट कितनी है देखो यहाँ पर 20, फिर से माइनस, इसका भी 1/2, बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है 20। अब यहाँ पर जो कैलकुलेट हो रहा है उसको कैलकुलेट करा लो। ये हमारा 10, ठीक, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10, ठीक है। कैलकुलेट करा लो, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 40 प्लस ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 120 प्लस 10 माइनस 10
-10, ठीक। देन यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 30 बचेगा, तो 30 + 120, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 150 मीटर। समझ गए ना किस तरीके से हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। जो एरिया हमारा टाइम एक्सिस के ऊपर हो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जो एरिया हमारा टाइम एक्सिस के नीचे होगा उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक। फिर जो फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने का वो फॉर्मूला पुट कराएंगे, कैलकुलेट कराएंगे फाइनल वैल्यू। ये तो बात हो गई डिस्प्लेसमेंट की। लेकिन डिस्टेंस के केस में हमें क्या करना है, डिस्टेंस के केस में हमें ये करना है कि चाहे वो एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर हो चाहे वो एरिया टाइम एक्सिस के नीचे हो, हमें सारे एरिया को क्या लेना है, पॉजिटिव। तो उस कंडीशन में हमारी क्या निकल के आ जाएगी, डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया इतना। आज के लिए इतना ही, और इसको ध्यान से पढ़ते रहिए और नोट्स भी बनाते जाइएगा। ठीक, थैंक यू।